हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज ये हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन क्वेश्चन जो करने वाले हैं भारत के राजनीति शास्त्र का, पॉलिटी का दोस्तों। तो उसका जो चैप्टर होगा आज शासन प्रणाली दोस्तों। आज करेंगे हम लोग शासन प्रणाली। इससे पहले टॉपिक में दोस्तों हम उद्देशिका को ख़त्म किए हैं। उससे पहले अनुच्छेद को, मतलब सारा टॉपिक अभी 5-6 टॉपिक हो चुका है हम लोग का। और ये अगला टॉपिक है शासन प्रणाली। देखिए दोस्तों, अभी जो आपका जो आगामी आने वाला जो परीक्षा है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0, इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, क्योंकि ये पूर्वावलोकन क्वेश्चन है दोस्तों। सारा पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तक के एग्ज़ाम में जितने भी सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन एक जगह दोस्तों संकलन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग इसका थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं, और नोट्स बेस्ड पे ही क्वेश्चन है दोस्तों। तब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन तब को आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों। देखिए पढ़ते हैं दोस्तों। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है। राजतंत्र दोस्तों शासन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही इसे अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। प्रजातंत्र दोस्तों, देखिए प्रजातंत्र क्या है। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र है दोस्तों, डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है दोस्तों। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीति, देखिए दोस्तों, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में दोस्तों निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है
राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। मतलब कि सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी व्हीयर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीयर का है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है दोस्तों? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। क्या बोल रहा है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। यही दोस्तों सही होगा। देखिए, व्याख्या है दोस्तों, सॉल्यूशन इसका डिटेल्स में। राज्य स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निर्वासित संप्रभु सॉवरीन व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रभुत्व तत्व हैं। फर्स्ट में है दोस्तों व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता। दूसरा है दोस्तों सरकार या सत्ता। तीसरा है निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग। एवं चौथा है दोस्तों संप्रभुता, अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णयन के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन दोस्तों राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता दोस्तों, ये सही होगा। देखिए, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। एक हो गया दोस्तों जनसंख्या, दूसरा हो गया भूभाग, तीसरा हो गया सरकार या शासन या सत्ता और चौथा हो गया संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता।
राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीन तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। तीसरा कथन है दोस्तों, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन दोस्तों सही है? तो देखिए दोस्तों, केवल एक नंबर ऑप्शन सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यह सही होगा दोस्तों। बाद बाकी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए इसका दोस्तों डिटेल्स में सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है दोस्तों। देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती है। एक होती है दोस्तों संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, दूसरा अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन नंबर डी देखिए सही है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका को विधायिका नियंत्रित करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है दोस्तों। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों फर्स्ट सही है, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। देखिए वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेंद्र और क्या दोस्तों पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व के इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को इस बात में भिन्न है कि भारत में, डी नंबर ऑप्शन सही है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है दोस्तों। देखो भारतीय संसदीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली यहाँ है दोस्तों। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में बोल रहा है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है दोस्तों? देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है दोस्तों?
देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 नंबर भी है दोस्तों। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। इसका है सॉल्यूशन है दोस्तों, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है, जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। और कथन 2 है दोस्तों, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145 के 3 में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्भित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार ये विशेषता नहीं है। बाद में की संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है। दोस्तों देखिए, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन से नहीं है, कौन सही नहीं है दोस्तों? तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार गलत है दोस्तों। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है दोस्तों, मगर राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। देखिए, भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति दोस्तों उत्तरदायी है। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 के 3 में संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। 14 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ये सही है, 1 2 सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए, ऑप्शन 1 2 सही है। इसका डिटेल सॉल्यूशन है दोस्तों,
अनुच्छेद 75 के 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने ही 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहे, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार। इसलिए कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। दोस्तों विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। देखिए, शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। दोस्तों 16वां ऑप्शन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स सॉल्यूशन है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद्धति। देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। तो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 18 नंबर में है, बोल रहा है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2 में है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, 1, 2, 3 सही है। देखिए, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए सही है, 1, 2, 3, 4 सही होगा। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। 2 में भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। 3 में भारत में लोकतांत्रिक समाज है। 4 में है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सत्तावादी सरकार ये भारतीय राजतंत्र की नहीं है। और 1, 2 A, B, C सही है। एक संविधान संगत सरकार सही है, लोकतांत्रिक सरकार सही है, विधि का शासन सही है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है।
भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। देखिए, संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती है तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्याख्या में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। ये नंबर ऑप्शन सही वही कथन है दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन बी आर है दोस्तों, भारत का अपना एक संविधान है दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों, जिसका इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। मतलब ए और दो दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। देखियो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए डैश 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 से प्रदर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप से अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोस्तों, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिकों समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 में, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है दोस्तों? तो कल्याणकारी राज्य की धारणा की व्याख्या करता है। देखिए, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन हो दोस्तों 27 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक समानता है और समाजवादी राज्य है। देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्यायपंथ, निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन डी सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है दोस्तों। और देखिए, भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं दोस्तों। और 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजनीतिक सत्ता प्रमुख स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो जनता। प्रमुख क्या है दोस्तों? जनता। देखिए, इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है जनता को अपने प्रतिनिधि। देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग से। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है दोस्तों? तो दोस्तों, इसमें है एकल कार्यपालिका। दोस्तों, इसका सलूशन देख लेते हैं हम लोग। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। देखिए दोस्तों, आज हमारा इसमें हम 30 क्वेश्चन किए हैं और शासन प्रणाली में, और जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों, कल इसको करके इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।